इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। कब होगी शादी, इस विषय पर हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है। इसी सीरीज़ का 7वां पार्ट लेकर आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। यदि आप इस वीडियो सीरीज़ के सभी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जिसे टच करके आप वह सभी पार्ट्स देख सकते हैं। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो सीरीज़ का लिंक दिया गया है। जन्म कुंडली देखते समय आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक्यूरेट यह निकाल सकते हैं कि विवाह कब होगा। इन सभी स्टेप्स की बात हमने पिछले 6 वीडियोज़ में की है। यदि आपने वह वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि उन्हें देखे बिना यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो यह आपके लिए पूर्णतया उपयोगी नहीं होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे गोचर के ग्रहों की, कि गोचर में ग्रह कैसे स्थिति में आने पर विवाह कराते हैं। लेकिन वह तभी कराते हैं जब दशा, अंतरदशा, जन्म कुंडली के योगायोग, वर्ष कुंडली आदि के योगायोग अनुकूल हों। यदि वह सब अनुकूल नहीं हो तो गोचर में तो ऐसी स्थितियां बनती ही रहती हैं जो विवाह कारक होती है। लेकिन गोचर में ऐसी स्थितियां तब बने कि जब दशा अंतरदशा भी अनुकूल हो, जन्म कुंडली के योगायोग भी अनुकूल हों, वर्ष कुंडली के अनुसार भी योग बन रहा हो और देश काल पात्र भी अनुकूल हो, तभी यह गोचर के ग्रह विवाह करा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उन प्रचलित नियमों की जो अधिकांशतः ज्योतिषीगण जानते हैं और प्रायः ज्योतिषी लोग उन नियमों का उपयोग करते हैं विवाह के समय निर्धारण में। और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो बहुत ही कम ज्योतिषी जानते हैं, तो बहुत ही कम उनका उपयोग होता है, लेकिन वे सूत्र बड़े एक्यूरेट हैं और आप उन सूत्रों से विवाह किस महीने में होगा यह तक निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रचलित सूत्रों की। यह एक सब सर्वाधिक प्रचलित सूत्र है कि गोचर का बृहस्पति जब लग्न में आए या सप्तम भाव को देखे या सप्तम भाव में आए तो उस वर्ष में विवाह के योग होते हैं। जैसे स्क्रीन पर जो जन्म कुंडली आ रही है, इसके अनुसार जब मकर में बृहस्पति आएंगे तो वह लग्न में होंगे और वह सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसी तरह यदि वह लाभ भाव में या तृतीय भाव में होंगे तो भी उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और जब वह सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो भी उस वर्ष विवाह का योग होगा। यह एक जनरल नियम अधिकांश ज्योतिषी फॉलो करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा गया है कि सप्तमेश जिस राशि एवं नवमांश में हो, उन दोनों में से जो बलवान हो उससे त्रिकोण में बृहस्पति जाने पर विवाह होता है। जैसे उदाहरण के लिए यह जो कुंडली आ रही है, इसमें सप्तमेश मेष राशि में है और नवमांश में सप्तमेश वृष राशि में है। तो नवमांश में वह उच्च का है, इसलिए नवमांश कुंडली में सप्तमेश जिस राशि में है उस राशि में गोचर में जब बृहस्पति जाएगा या उससे त्रिकोण राशि जैसे कन्या राशि या मकर राशि में जब गोचर का बृहस्पति जाएगा तब विवाह का योग होगा। अब एक तीसरे सूत्र की बात करते हैं। वह है कि जन्म कुंडली में शुक्र जहाँ हो वहाँ पर गोचर का बृहस्पति आए या उससे सप्तम भाव में गोचर का बृहस्पति आए या शुक्र से त्रिकोण यानी शुक्र से 5वें या 9वें स्थान में गोचर का बृहस्पति आए तो विवाह योग बनता है। जैसे कि इस उदाहरण कुंडली में कुंभ का बृहस्पति और मिथुन का बृहस्पति और तुला का बृहस्पति साथ ही सिंह का बृहस्पति विवाह कारक होगा। अब देखिए, इन सूत्रों में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह गोचर का बृहस्पति पीड़ित नहीं हो, कमज़ोर नहीं हो, अस्त नहीं हो, बलवान हो, तभी वह विवाह करा सकता है। साथ ही पिछले वीडियोज़ में बताई गई कंडीशंस भी इसमें फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा यह केवल गोचर का बृहस्पति विवाह नहीं करा सकता। इसके अलावा ऐसा कहा गया है
कि लग्नेश जिस राशि और जिस डिग्री पर है उसमें सप्तमेश जिस राशि और जिस डिग्री पर है उनको जोड़ दें, और जोड़ने के बाद जो राशि और डिग्री आए उस राशि में जब गोचर का बृहस्पति आता है तब विवाह होता है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में सप्तमेश मेष राशि में 4 डिग्री का है और लग्नेश कर्क राशि में 22 डिग्री का है, तो इनको जोड़ा तो कर्क राशि की 26 डिग्री आई। तो इसका अर्थ है कि गोचर में जब कर्क राशि में बृहस्पति जाएगा तो वह विवाह कारक होगा। इसके अलावा ऐसा भी कहा गया है कि चंद्रमा और सप्तमेश इन दोनों के राशि अंश को जोड़ें और जो राशि आए उस राशि में गोचर का बृहस्पति जाने पर विवाह होता है। ये सूत्र आपको बहुत से ज्योतिष के ग्रंथों में भी लिखे मिल सकते हैं और बहुत से ज्योतिषी गणों के मुख से भी सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन इस विषय में मेरे विचार से वर्ष कुंडली जितना एक्यूरेट यह बता देती है कि किस वर्ष में विवाह होगा, उतना एक्यूरेट यह सब नियम नहीं बता पाएंगे। और वर्ष कुंडली से विवाह किस वर्ष में होगा इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की ही थी। अब देखिए, यह तो गोचर के नियम थे वर्ष निर्धारित करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहता है, तो कौन सी राशि के बृहस्पति में विवाह होगा इससे यह निर्धारित करते हैं। लेकिन कौन से महीने में विवाह होगा यह निर्धारित करने के लिए भी नाड़ी ग्रंथों में एक सूत्र बताया गया है। वह सूत्र है कि यदि जातक का जन्म उत्तरायण में हुआ है, उत्तरायण का अर्थ है कि सूर्य मकर राशि से लेकर मिथुन राशि के बीच में कहीं भी हो, तो वह उत्तरायण में जन्म कहलाएगा। तो यदि किसी का जन्म उत्तरायण में हुआ है, उनका सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष या मिथुन में से किसी भी राशि में है, तो ऐसे लोगों की नवमांश कुंडली देखें और उसमें यह देखें कि बृहस्पति किस राशि में है, और बृहस्पति जिस राशि में हो उस राशि में या उससे त्रिकोण राशि में गोचर का सूर्य आने पर विवाह होता है। और जिनका जन्म दक्षिणायन में हो, अर्थात कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, इन राशियों में से किसी राशि में सूर्य हो तो वह दक्षिणायन का जन्म कहलाएगा। ऐसे लोगों की नवमांश कुंडली देखें और उस नवमांश कुंडली में शुक्र जिस राशि में हो उस राशि में या उस शुक्र से त्रिकोण राशि यानी 5वीं राशि या 9वीं राशि में गोचर का सूर्य जाए तब विवाह होता है। तो इस सूत्र के आधार पर विवाह का मास तय हो सकता है, लेकिन यह सूत्र सभी जन्म कुंडलियों में सही नहीं जाता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा गया है कि विवाह के समय जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा हो उस महादशेश की उच्च राशि में या स्वय राशि में गोचर का सूर्य जाए तब विवाह के योग होते हैं, या अंतर्दशेश की उच्च राशि या स्वय राशि में गोचर का सूर्य जाए तब विवाह के योग होते हैं। जैसे यह जो उदाहरण कुंडली है इसमें आप देख सकते हैं कि इनका जन्म दक्षिणायन का है। तो हमने इनकी नवमांश कुंडली देखी, नवमांश में शुक्र तुला राशि में है, तो तुला से त्रिकोण मिथुन राशि में जब सूर्य गया तब इनका विवाह हुआ। इसके साथ ही इनके विवाह के समय सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा थी और मिथुन राशि का सूर्य राहु की उच्च राशि में कहलाता है। तो जो अंतर्दशेश है उसकी उच्च राशि में गोचर का सूर्य था तब इनका विवाह हुआ। अभी तक हमने जो बात की वह जनरल नियमों की बात की। अब हम स्पेशल रूल्स की बात करेंगे जो बहुत ही कम ज्योतिषी लोग जानते हैं और बहुत ही कम इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन अब जो नियम आपको बताने जा रहा हूँ ये बड़े एक्यूरेट हैं और इनसे विवाह का महीना निकालना बहुत इजी है। इजी के साथ साथ इसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। क्या है वह तरीका? एक बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी हुए HR शंकर, उन्होंने एक शोध की कि जब भी शनि, राहु या बृहस्पति के डायूर्नल पॉइंट पर गोचर में शनि, राहु या बृहस्पति आएँ तो उस समय में जीवन में कुछ बड़ी घटना घटती है। अब यह बड़ी घटना विवाह भी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने शुक्र का डायूर्नल पॉइंट भी इसमें शामिल किया और साथ ही यह भी कहा कि राहु के राशि अंश में से लग्न के राशि अंश घटाने पर जो प्राप्त हो उस राशि पर या उससे केंद्र स्थित राशि में उतने ही डिग्री पर
गोचर में बृहस्पति या शनि जाएं तब विवाह होने के योग होते हैं। इस सूत्र की यह विशेषता है कि यह केवल विवाह का वर्ष नहीं बता रहा, यह विवाह का मास निर्धारित कर देता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली डिग्री बताई गई है कि किस राशि में कितने डिग्री पर शनि या बृहस्पति या राहु जाएंगे तब विवाह होगा। तो उस डिग्री पर गोचर के शनि, राहु या बृहस्पति जिस महीने में जाएं, उस महीने को आप विवाह का महीना घोषित कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यह डायोर्नल पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हमने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाया था बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे, जन्म का सही समय कैसे निकालें, इस पर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने यह डायोर्नल पॉइंट्स के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। आप चाहें तो वह पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ। नहीं तो उसकी कुछ क्लिपिंग्स जो आपके इस विवाह समय निर्धारण में काम की है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने लग्न की राशि अंश कला में से राहु के राशि अंश कला घटाएं, माइनस करें। यानी जो लग्न की राशि, डिग्री, मिनट आ रहे हैं, उसमें से राहु की राशि, डिग्री, मिनट घटाएं। देखिए, यह कैलकुलेशन इतनी इजी है कि 5th क्लास का बच्चा भी इस कैलकुलेशन को कर सकता है। और यह हाथ से करेंगे तो मुश्किल से 2-5 मिनट का समय आपको लगेगा। और कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनमें यह टूल है कि आप किसी भी ग्रह में से किसी दूसरे ग्रह के राशि अंश कला विकला को घटा के क्या रिजल्ट आता है वह निकाल सकते हैं। लग्न के राशि अंश कला विकला में से किसी भी ग्रह के राशि अंश कला विकला जोड़ना, घटाना, वह सब उसमें फीचर होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने महंगे सॉफ्टवेयर ख़रीदने की आपकी इच्छा नहीं है तो आपको मैं हाथ से करना भी यह सिखाऊंगा। बहुत इजीली आप यह कर पाएंगे और कोई बहुत समय नहीं लगेगा। तो देखिए, सूत्र क्या है। सूत्र यह है कि लग्न की जो राशि है, अंश है, कला है, उसमें से आप राहु की राशि अंश कला को घटा दें, माइनस कर दें। फिर जो रिज़ल्ट आपको मिले वह जो राशि अंश कला होगा, उसके ऊपर या उससे केंद्र में जब कोई गोचर में ग्रह जाएगा तो वह कुछ महत्वपूर्ण घटना करेगा। यानी उस समय में आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटेगी। और ऐसा केवल राहु के लिए ही नहीं, लग्न के राशि अंश कला विकला में से आप शनि के राशि अंश कला भी घटाएं और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो वहाँ पर या उससे केंद्र में जब कोई गोचर में बड़ा ग्रह जाएगा, जैसे शनि, बृहस्पति या राहु, तब कोई महत्वपूर्ण घटना घटेगी। इसी प्रकार लग्न की राशि अंश कला में से गुरु के राशि अंश कला विकला भी घटाएं और फिर जो आपको रिजल्ट मिले उस राशि अंश कला विकला पर या उससे केंद्र में जो राशि अंश कला विकला आती है, उस पर जब गोचर में कोई बड़ा ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि या राहु जाएगा तो कोई बड़ी घटना आपके जीवन में घटेगी। इसे मैं प्रैक्टिकली आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा और बहुत ही सरल चीज़ है, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है और एक छोटा बच्चा भी यह समझाने पर यह काम कर सकता है। तो इस सूत्र को मैंने अनेक जन्म कुंडलियों में लागू करके देखा और बहुत ही सही परिणाम मुझे मिले। इस कैलकुलेशन के बारे में हम बात करें, इसके पहले 1-2 महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा कि आप राहु के जो राशि अंश कला विकला लें, वह राहु का स्पष्ट मान लें, ट्रू वैल्यू लें। राहु के जो राशि अंश कला विकला होते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड्स होते हैं, वह 2 आधार पर निकाले जाते हैं। एक तो औसत वैल्यू यानी मीन वैल्यू राहु की, और एक जो है ट्रू वैल्यू आती है, तो आपको ट्रू वैल्यू लेनी है। और दूसरा जो है अयनांश, तो आपको चित्रा पक्षीय अयनांश लेना है। तो मैंने यह बहुत सी कुंडलियों में चेक किया है, तो 360 डिग्री में से केवल 12 डिग्री आपको निकाल के दी जाए और उन डिग्रीज पर जब कोई बड़ा प्लेनेट जाए तो महत्वपूर्ण घटना घटे, तो यह केवल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा घटे, यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह सूत्र एकदम सही है। कई बार मैंने यह भी पाया है कि यह जो राशि अंश कला विकला निकल रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट उसी डिग्री पर गोचर का ग्रह नहीं आकर उससे कुछ 1, आधा, 1.5 डिग्री आगे पीछे हो सकता है। यह जो मैंने आपको बताया कि लग्न की डिग्री में से राहु की डिग्री माइनस करें
और फिर जो रिज़ल्ट आए वह पॉइंट और उससे केंद्र के बिंदु का अर्थ है कि मान लीजिए कि आपने लग्न की डिग्री में से राहु की डिग्री घटाई और आपको प्राप्त हुआ कन्या राशि की 15 डिग्री। तो कन्या राशि की 15 डिग्री और कन्या से केंद्र में, तो कन्या से केंद्र में कौन कौन सी राशियां आती है? धनु राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, यह भी कन्या से केंद्र में आती है। यदि आप कन्या लग्न बनाएंगे तो धनु, मीन, मिथुन ये राशियां भी केंद्र में आएगी। तो इन राशियों पर भी 15 डिग्री जो है वह सेंसिटिव पॉइंट होगा। इस सेंसिटिव पॉइंट को नाम दिया गया है डायूर्नल पॉइंट। कि जैसे यदि हम राहु से यह निकालेंगे तो हम कहेंगे राहु का डायूर्नल पॉइंट, और शनि से यह निकालेंगे तो उसे कहेंगे शनि का डायूर्नल पॉइंट। तो यह इन डायूर्नल पॉइंट्स पर जब गोचर में कोई बड़ा ग्रह जाता है तो बड़ी इवेंट होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम यह जन्म कुंडली लेते हैं और इस जन्म कुंडली में हमें शनि, राहु और गुरु के डायूर्नल पॉइंट्स निकालने हैं। तो हम लग्न की राशि, अंश और कला यानी राशि, डिग्री और मिनट में से शनि के राशि, डिग्री और मिनट माइनस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं लग्न जो है वह मकर है और उसकी डिग्री 0 है और मिनट 28 हैं, और शनि जो है वह कर्क राशि में है और उसके 22 डिग्री और 22 मिनट हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम इस चीज़ को इस तरह लिखेंगे। अब देखिए, इनका मकर लग्न है, तो मकर लग्न होने का मतलब 9 राशियां पूरी तरह पार हो गई और मकर राशि में कुछ अंश पार हुए हैं। तो इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस ढंग से लिखा जाएगा कि यहाँ हमने जैसे राशि, डिग्री, मिनट लिखा है और उसके नीचे राशि के नीचे 9 लिखा है। जबकि आप सोच सकते हैं कि मकर राशि तो 10वीं राशि होती है, तो यहाँ 9 क्यों लिखा? 9 इसलिए लिखा कि 9 राशिज़ पार हो गई हैं। 9 राशियाँ पार होने के बाद 10वीं राशि में 0 डिग्री और 28 मिनट का लग्न है। तो जितनी पार होकर अगली राशि में जितने डिग्री और मिनट पार हो जाएं वह हम लिखेंगे। इसी तरह शनि क्योंकि कर्क राशि में है, कर्क राशि में होने का अर्थ है कि उसने 3 राशियां पूरी तरह पार कर ली और चौथी राशि में वह 22 डिग्री का और 22 मिनट का है। तो यहाँ हमने शनि के आगे 3 राशि और डिग्री के नीचे 22 डिग्री और मिनट के नीचे 22 मिनट लिख दिए। तो अब हमें लग्न के जो राशि, डिग्री और मिनट हैं उसमें से शनि के राशि, डिग्री और मिनट माइनस करने हैं। तो यहाँ देखिए, हमने 28 में से 22 को माइनस किया तो हमें मिला 6। अब 0 में से 22 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए जब भी ऐसी स्थिति आए तो आप इसमें 30 प्लस कर दें। जो भी ऊपर नंबर हैं, जैसे यहाँ 00 हैं तो 00 में 30 प्लस कर दें तो 30 हो जाएगा। यह 30 कहाँ से आए? यह हमने राशि में से ले लिए। यह जो राशि में 9 लिखा है, इस 9 को हम 8 कर देते हैं और एक राशि में 30 डिग्रीज़ होती हैं, तो वह डिग्रीज़ हमने इधर ट्रांसफ़र कर ली और इसको हमने इस ढंग से लिख दिया। 00 की जगह 30 और यहाँ राशि में 9 की जगह ऊपर 8 लिख दिया। तो अब हमें 30 में से 22 माइनस करना है और यहाँ 8 में से 3 माइनस करना है। तो यह अपने को प्राप्त हो गया 0, 8 और 5। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि शनि का जो डायूर्नल पॉइंट है वह कन्या राशि में 8 डिग्री का है और 6 मिनट का है। तो यह कन्या राशि कैसे निर्धारित की? यह 5 आने का मतलब 5 राशियां पूरी तरह बीत गई और छठी राशि में 8 डिग्री। अब मान लीजिए कि यहाँ जो राशि में ऊपर संख्या लिखी है वह नीचे वाली राशि की संख्या से छोटी होती, तब यह आप कैसे घटाते? अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो आप ऊपर वाली राशि संख्या में 12 जोड़ दें, क्योंकि कुल मिलाकर के 12 राशियां होती है, तो आप 12 जोड़ सकते हैं और उसके बाद नीचे जो राशि संख्या हो उसमें से उसे घटा दें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह डिग्री और इससे केंद्र में पड़ने वाली डिग्रीज, तो यह कन्या राशि आई, तो कन्या राशि की 8 डिग्री हुई तो उससे केंद्र में मिथुन राशि भी आएगी, उससे केंद्र में मीन राशि भी आएगी और धनु राशि भी आएगी। तो यह सभी राशियों में 8 डिग्री शनि का डायूर्नल पॉइंट होगा। तो यह हमने शनि का डायूर्नल पॉइंट निकाल लिया। अब हम राहु के डायूर्नल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने लग्न लिखा
90028 और राहु की राशि, डिग्री और मिनट लिखे। क्योंकि राहु तुला राशि में है, 7वीं राशि होती है तुला राशि, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया क्योंकि 6 राशियाँ उसने पार कर ली और 7वीं राशि में वह 7 डिग्री और 39 मिनट का है। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 28 में से 39 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हम 28 में 60 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो डिग्री में से 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ जो मिनट्स लिखे हैं उसमें 60 ऐड हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर 28 की जगह 88 हो जाता है। अब हमें 88 में से 39 माइनस करना है, लेकिन यहाँ जो डिग्रीज़ हैं इन डिग्रीज़ में से हमें एक माइनस करना है, तो यहाँ ऑलरेडी 0 है तो -1 हो जाएगा। तो अब -1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम राशि में एक कम कर देंगे, राशि में 9 की जगह 8 कर देंगे और उस राशि की डिग्रीज़ इसमें ऐड कर देंगे। तो एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो 30 डिग्री -1 करेंगे तो 29 आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह लिख देते हैं 29 और यहाँ राशि की जगह 8। तो अब 29 में से 7 माइनस हो जाएगा और 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो ये हमें राहु के डायurnal पॉइंट्स प्राप्त हो गए। और इस राशि से केंद्रीय राशियाँ यानी कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, उन राशियों में भी 22 डिग्री राहु का डायurnal पॉइंट हुआ। इसी तरह हम जुपिटर का, बृहस्पति का भी डायurnal पॉइंट निकाल लेते हैं। लग्न के राशि अंश कला में से बृहस्पति के राशि अंश कला घटा देते हैं। 28 में से 4 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 0 में से 28 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम राशि में एक कम कर देंगे, 9 की जगह 8 कर देंगे और यहाँ पर 0 में 30 जोड़ देंगे, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्रीज़ होती हैं। तो 30 में से 28 माइनस हो गए और यहाँ 8 में से 0 माइनस होकर हमें प्राप्त हुए 8, 0, 2, 24। इसका अर्थ है कि जुपिटर की जो डायurnal डिग्रीज़ हैं वह धनु राशि में 2 डिग्री है, और धनु राशि में ही नहीं, उससे केंद्रीय राशियां जैसे कन्या है, मिथुन है और मीन है, इनमें भी 2 डिग्री का बृहस्पति डायurnal पॉइंट पर कहलाएगा। इनका विवाह हुआ 24 जून 2003 को, 24 जून 2003 को। उस दिन गोचर में शनि एग्जैक्ट उतने ही डिग्री पर था जितने डिग्री पर इनका डायurnal शनि। अब देखिए इन सेंसिटिव पॉइंट्स पर शनि, राहु, बृहस्पति तो आते ही रहते हैं, लेकिन विवाह नहीं होता है। वह तभी होगा कि जब दशा अंतरदशा और विवाह की उम्र और वर्ष कुंडली के अनुसार वह वर्ष विवाह का वर्ष आए और देश काल पात्र अनुकूल हो और फिर इन डिग्रीज़ पर शनि, राहु या बृहस्पति आएँ तो ही विवाह हो सकता है। इसके अलावा शुक्र का भी डायurnal पॉइंट निकाल लें और उस पॉइंट से केंद्र में स्थित राशि या उस पॉइंट पर जब गोचर के शनि या बृहस्पति आएँ तो विवाह कारक होते हैं। और इसी तरह राहु के राशि अंश कला में से लग्न के राशि अंश कला माइनस कर दें और उस पॉइंट पर या उस पॉइंट से केंद्र में स्थित राशियों पर उसी पॉइंट पर शनि या बृहस्पति आएँ तो विवाह कारक होते हैं। तो इस तरह से आप एक्यूरेट विवाह का समय जान सकते हैं। इस सारी विधि में यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्न का उत्तर दूँ, आपके डाउट को क्लियर करूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।